हेलो दोस्तों। हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, उसके संरचना के बारे में चीज़ें पढ़ ली हैं। उसके कितने सदस्य, कितने न्यायाधीश होते हैं, कहाँ स्थित होता है न्यायाधीश, सेवा शर्तें क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ ली है। आज हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता किस प्रकार सुरक्षित है सर्वोच्च न्यायालय की, और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए। जैसा भी आपको लगे वैसे आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो चलिए, ये सारा चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। न्यायालय के स्वरूप क्या है, न्यायालय के न्यायाधीश संख्या कितनी है, सीटें क्या है, योग्यता क्या है, नियुक्ति कैसे होती है, ये सब चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। वेतन और भत्ते क्या है, ये भी, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। निष्कासन की प्रक्रिया भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम शुरू करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। देखिए, हमारा सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र निकाय है। वो एक सरकार का एक तरह से पिछलग्गू नहीं है, यानी कि न तो अ, सरकार यानी कि कार्यपालिका और ना ही संसद यानी कि व्यवस्थापिका का कोई अधीनस्थ संस्था है, बल्कि हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की कल्पना की गई है और इसके लिए बकायदा बहुत अच्छे से प्रावधान किए गए हैं ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। अनुच्छेद 50 में सीधा सीधा कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में क्या होना, शक्ति पृथक्करण होना चाहिए। शक्ति पृथक्करण सरकार में जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनमें शक्ति पृथक्करण और शक्ति सामंजस्य और संतुलन दोनों होना बहुत जरूरी है और हमारे संविधान में इसका पूरा ध्यान रखा गया है, पूरा प्रयास किया गया है। अब हम देखते हैं ऐसा क्या किया गया है जिसके कारण हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। नियुक्ति करता है, लेकिन संविधान में ही ये व्याख्या थी कि किसके, न्यायिक सदस्यों के सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है, जो लेकिन सलाह किससे लेता है, न्यायाधीशों से ही लेता है। बाद में आपको मैंने बताया कि सेकंड जजेस और उसके बाद थर्ड जजेस के बाद कोलिजियम व्यवस्था स्थापित हुई और उसने क्या किया, सलाह को बाध्यकारी बना दिया। तो आज की स्थिति में न्यायाधीशों की नियुक्ति कहा जाए स्वयं न्यायपालिका ही कर रही है। कहने के लिए राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन स्वयं न्यायपालिका ही कर रही है। और ये स्वतंत्र, जो आपको इसका एक उदाहरण बता दूं कि जब 1915 में एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन गठन करने का संविधान संशोधन किया गया, 99 संविधान संशोधन, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर खारिज कर दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, इससे बाधित हो रही है, क्योंकि इसमें जो नियुक्ति का अधिकार है वो सरकार के पास भी चला जाएगा और सरकार के पास जो नियुक्ति का अधिकार जाएगा, इससे क्या होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, मूल संरचना है संविधान की। संविधान की क्या है, मूल संरचना है। मूल संरचना के बारे में अभी मैंने आपको वीडियो ऐसे नहीं बताया है, लेकिन एक मोटा मोटा ये जान लीजिए कि केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा ये कहा गया कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल संरचना में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। और इसी मूल संरचना के सिद्धांत के आधार पर 99th संविधान संशोधन, जो कि एनजेसी की स्थापना करता था, उसको पूरी तरह से नल एंड वाइड कर दिया गया। ठीक है, तो नियुक्ति जो न्यायाधीशों की होती है, चाहे वो हाई कोर्ट की हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो, दोनों जगह नियुक्ति क्या होती है, बहुत ही ज्यादा स्वतंत्र तरीके से होती है, सरकार उस पर ज्यादा अधीन नहीं है। ठीक है, दूसरा, न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा। ठीक है, न्यायाधीशों के क्या है, कार्यकाल की सुरक्षा भी प्राप्त है।
किसी भी न्यायाधीश को तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक उस पर महाभियोग न लगाया जाए। और महाभियोग की प्रक्रिया हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में देखी है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर इसका पहला भाग देख लें। और वो बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। एक ही सत्र में दोनों सदनों से बहुमत द्वारा पारित हो, एक समिति जो इसमें 3 लोग हों, उस सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट जज, एक न्यायविद, उसके द्वारा वो जांच हो, इस सारी प्रक्रिया एक सत्र के अंदर हो, तब जाकर ये क्या होगा, हटाया जाएगा। तो हटाना इतना आसान नहीं है कि जब सरकार चाहे हटा दे, जब सरकार चाहे रख ले। तो न्यायाधीश की कार्यकाल की पूरी सुरक्षा है। अगर महाभियोग नहीं हटाया गया तो जब तक 65 वर्ष पूरा नहीं होगा कोई भी न्यायाधीशों को हटा नहीं सकता। इससे क्या होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र हो जाती है। ठीक है, उल्लिखित प्रावधान यानी कि महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। वेतन और भत्ते संचित नीति पर आधारित भारित लिखना चाहिए, भारित होते हैं, यानी कि वेतन और भत्तों पर जो है संसद में भी बहस नहीं होती है। ठीक है, इससे कोई कटौती प्रस्ताव नहीं होता है, न बहस होती है, न कटौती प्रस्ताव आता है। हाँ, जब बढ़ाना होता है तब इसको बढ़ा दिया जाता है, इसमें कोई कटौती प्रस्ताव नहीं आ सकता। और वेतन और भत्तों में क्या है, नकारात्मक कटौती भी नहीं की जा सकती, यानी कि सरकार चाहे दबाव बना करके आपका वेतन काट लेंगे, अपने हिसाब से काम करवाए, ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। यानी कि वेतन और भत्तों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती है। केवल एक समय, एक अपवाद है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अगर आएगा तो उस समय जजेस को वेतन भी कम होगा, लेकिन ये कोई सरकार की बात नहीं है, ये तो सिचुएशन की बात है। तो कार्यपालिका या व्यवस्थापिका अगर चाहे कि वेतन भत्ते कम करके दबाव बनाकर कुछ काम करवा ले तो ऐसा वो नहीं कर सकती, क्योंकि नकारात्मक कटौती नहीं की जा सकती है। न्यायाधीश के आचरण पर भी बहस नहीं की जा सकती। देखिए, जब तक उसमें महाभियोग न चलाया जाए तब तक किसी भी न्यायाधीश का आचरण कैसा है, चरित्र कैसा है, उस पे डिसीजन कैसे हैं, इस पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा संसद में नहीं की जा सकती है। और कोई ऐसी चर्चा करता है, न्यायाधीशों के बारे में गलत अफवाह करता है, तो उसके संबंध में न्यायपालिका अवमानना का नोटिस भी दे सकती है, अवमानना के अपराध में दंडित भी कर सकती है। ठीक है, फिर सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकार में कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में रिटायर होंगे वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। कोई ऐसा, चाहे वो अधिकरण हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय, कहीं भी कोई काम नहीं कर सकते। इससे भी क्या है, कोई लालच नहीं दे सकता कि यहाँ पर करना है तो आपको प्रभावित कर ले। ठीक है, दंडित भी कर सकता है जो क्या अवमानना करे, ना हटा दे, ना की जरूरत नहीं है, अवमानना करे। ठीक है, यानी कि न्यायपालिका को ये भी शक्ति है कि वो अपने अवमान करने के लिए दंडित कर सकता है। यानी कि अवमानना देखिए 2 प्रकार की होती है, एक सिविल अवमानना, एक आपराधिक अवमानना, यानी कि दंडिक अपमानना। सिविल का मतलब कि किसी भी निर्णय को मानने से इनकार कर देना। ठीक है, ये सिविल अवमानना हो गई। और आपराधिक अवमानना का मतलब है कि न्यायपालिका के कार्यों में व्यवधान डालना, न्यायाधीश को बदनाम करना, ये सब आपराधिक अवमानना है, और इसका भी दंड जो है सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ठीक है, फिर इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपने कर्मचारियों अधिकारी नियुक्ति स्वयं करता है, उसकी सेवा शर्तें भी स्वयं तय करता है। तो उसके जो अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उस पर भी सरकार किसी प्रकार का दबाव नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि यानी जो कार्यपालिका है या व्यवस्थापिका है उसका इनकी नियुक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इतना ही नहीं, संसद लिखा है, सांसद लिख दिया, संसद होना चाहिए। संसद जो है न्याय क्षेत्र और शक्तियों में कटौती नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर संसद चाहे तो अधिकार क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकता, हाँ बढ़ा सकता। ठीक है, बढ़ा सकता, कटौती नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 50 पहले मैंने बता चुका है कि संविधान की जो मूल भावना है वो अनुच्छेद 50 में दिखती है, और अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्ति पृथक्करण होना चाहिए। ठीक है,
तो इतने सारे मेजर्स इतने मेजर्स अपनाए गए हैं कि इसलिए हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है, और न केवल स्वतंत्र है बल्कि बहुत ही ट्रस्ट है लोगों का उस पर। तो न्यायपालिका हमारे देश में बड़ी ही प्रभावशाली हो जाती है। अब देखते हैं क्या शक्तियां हैं, क्या प्रभाव है उसको। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? देखिए, जब कभी क्वेश्चन आए मेंस में कि जो है सर्वोच्च न्यायालय शक्तियां क्या है, तो ऐसे शुरुआत आप कर सकते हैं, एक लाइन का ही इंट्रोडक्शन देना है, कोई बहुत ज्यादा तो लिखना नहीं है। भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय को संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक शक्तियां प्राप्त है। ये दो शब्द रख लेंगे ना, संविधान की रक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा, तो काफी कुछ चीजें आपके आ जाती हैं। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, और बाकी जो है जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां कई किताबों में अलग अलग तरीके से वर्णन है, लेकिन मैं जो अपने हिसाब से कर पाया हूँ उसको जो है 5 कैटेगरी 6 कैटेगरी में है। एक तो पहला मूल क्षेत्राधिकार है, और फिर अपीली क्षेत्राधिकार है, सलाहकार क्षेत्राधिकार है, अभिलेख का न्यायालय है ये, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, तथा अन्य कुछ शक्तियां भी प्राप्त है। ठीक है, तो इतनी कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। देखिए, हमारे देश में पहले हम लोग देखते हैं मूल क्षेत्राधिकार। देखिए, हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में न्यायालय संघीय होने के साथ साथ सर्वोच्च अपीली न्यायालय भी है, यानी कि एकीकृत न्यायपालिका है हमारे देश में, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च अपीली न्यायालय भी है। इसी और इतना ही नहीं, उसके पास कुछ विशिष्ट और अनन्य क्या है, मूल क्षेत्राधिकार भी प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो न्यायालय की देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य कल्पना संविधान की व्याख्या करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए की गई है, और साथ ही साथ एक संघीय न्यायालय के रूप में भी क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। तो जो उनके मौलिक क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, यानी मूल क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, वो कहीं न कहीं उनके संघीय चरित्र से संबंधित है। तो इनका मूल क्षेत्राधिकार जो है अनुच्छेद 131 में वर्णन है इसका, और इसमें क्या है कि संघ और राज्य के बीच किसी भी प्रकार का झगड़ा है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा है संघ और राज्य के बीच, संघ और राज्य के बीच हो, दो राज्यों के बीच हो, दो या अधिक राज्यों और संघ के बीच हो, ऐसा कोई झगड़ा है तो क्या होगा, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा। ये अनन्य शक्ति का मतलब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ही आ सकता है, हाई कोर्ट में ये मामला नहीं हो सकता। और क्यों सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक संघीय न्यायालय है। हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो संघीय है, और संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्र या राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद भी हो सकता है, संभावी है, इसीलिए एक न्यायालय की स्थापना की गई है। इसलिए जब आप कहते हैं संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषता है, उससे प्रमुख विशेषता होती है कि स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, कहीं भी संघीय व्यवस्था होती है तो वहां सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जरूर होती है, और इसीलिए यही जो क्षेत्राधिकार, इनका अनन्य मूल क्षेत्राधिकार, इसके अलावा कोई अन्य क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, तो अनन्य शक्ति यानी किसी और के पास नहीं है। यह विवाद, इसमें कुछ अपवाद भी है। देखिए, कोई भी विषय जो राज्य के संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच, संघ दो या अधिक राज्यों के बीच, एक तरफ कई राज्य एक तरफ संघ के बीच कोई विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट उससे निपटारा करता है, लेकिन कुछ उसके अपवाद है। जैसे अपवाद क्या है कि जो विवाद कोई पूर्व संवैधानिक विधि, समझौता या अन्य समान संस्थाओं को लेकर, यानी कि जो संविधान लागू होने के पहले के जो नियम कानून समझौते हैं उनको लेकर कोई विवाद है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय नहीं करेगा। ठीक है, पहला। दूसरा, एक अनुच्छेद 262 में दिया गया है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। ठीक है, तो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं कंसीडर किया जाएगा, उसके लिए अलग से न्यायाधिकरण बनते हैं, और संसद ने 1955 अधिनियम, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1955 के तहत अधिकरण बनाया है। वो काफी काम अच्छा नहीं कर पाया, तो अभी हाल में ही 2020-21 शायद या 18-19 में एक दूसरा जो है अधिकरण बनाया गया है, कानून बनाया गया है उस संबंध में। ठीक है,
लेकिन फिर भी आप देखेंगे कई मामले सुप्रीम कोर्ट आते हैं, वो दूसरे तरीके से आते हैं, राज्यों के बीच झगड़ा के अलग प्रकृति दिखाकर आते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट का ये क्षेत्राधिकार नहीं है। फिर वित्त आयोग का मामला अगर कोई होगा, ठीक है, कोई करों के विभाजन संबंधित यानी वित्त आयोग की जो सिफारिश होगी उसको लेकर कोई राज्य सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि नहीं हमको कम मिला है, हमें ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा कुछ करके सुप्रीम कोर्ट कोई भी राज्य नहीं जा सकता, ना संघ जा सकता है, ठीक है। तो वित्तीय लेन देन अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, 290 में भी वित्तीय लेन देन की बात है, तो इनके तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और मूल अधिकार, मूल जो है क्षेत्राधिकार है, हालांकि ये अनन्य नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी ये क्षेत्राधिकार है, लोअर कोर्ट के पास भी है, वो है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अनुच्छेद 32। तो कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा आदि पर न्यायाधीश यानी रिट जारी करके मौलिक अधिकार रक्षा कर सकता है। हालांकि ध्यान रखिए ये अनन्य क्षेत्राधिकार नहीं है, इसलिए इसको कई बुक्स में इसको अलग ही क्षेत्राधिकार बनाया जाता है। वो है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, ठीक है। जैसे लक्ष्मीकांत की बुक में भी न्यायाधीश क्षेत्राधिकार करके अलग मूल अधिकार से अलग एक क्षेत्राधिकार बनाया गया है। हालांकि जरूरी नहीं है, मूल अधिकार में भी ये, मूल क्षेत्राधिकार में भी ये आ जाता है, ठीक है। तो ये मूल क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये अनन्य नहीं है। हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकार रक्षा करता है अनुच्छेद 226 के तहत। इवन लोअर कोर्ट में भी व्यक्ति मौलिक अधिकार रक्षा के लिए जा सकता है, लेकिन संविधान के हिसाब से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत है, ठीक है। तो ये अनन्य नहीं है। इसको कहीं कहीं अलग से भी शक्तियां बताया गया है, वो है न्यायाधीश की शक्तियां, रिट संबंधी शक्तियां, ठीक है, लेकिन करने की आवश्यकता बहुत नहीं है। दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 132 में दिया है, 36 है, 35 में नहीं है। अनुच्छेद 132, 33, 34 और 36 चार अनुच्छेदों में इसको लेकर है। और देखिए अपील जो होता है वो दो प्रकार की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अनुच्छेद जैसे 132 में जो दिया गया है उसके तहत संविधान की व्याख्या के संबंध में मामला, ठीक है, संविधान की व्याख्या के संबंध में कोई मामला हो, दो क्या चार में दिया गया, तो चार अलग अलग देख लेते हैं। अनुच्छेद 132 के तहत जो है वो क्या है, संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई चीज हो, ठीक है। और हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि इसमें क्या है, प्रमाणित करे कि इसमें क्या किसी संवैधानिक व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है। यानी कोई भी विधि है, कोई भी विवाद है जिसमें हाई कोर्ट को लगता है कि इसमें एक व्यापक निर्वचन की आवश्यकता है, व्यापक इंटरप्रिटेशन, कंप्रहेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है, और ये तीनों संबंध, चाहे दीवानी, फौजदारी, चाहे का किसी भी संबंध में हो सकता है, संविधान का प्रश्न अगर निहित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से संविधान की व्याख्या का है, ठीक है। अनुच्छेद 133 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय में कभी अपील की जा सकती है कि जो है उच्च न्यायालय किसी वाद में, विवाद लिख गया, वाद में व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, या उच्च न्यायालय के मध्य किसी विवाद, यानी कि अगर दो उच्च न्यायालय के मध्य किसी बात पर विवाद हो जाए, या उच्च न्यायालय को लगता है कि विधि की किसी विधि है, कोई विधि है, उसकी व्याख्या कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो इसको लेकर भी जो है वो किया जा सकता है अनुच्छेद 133 के तहत। 32 तहत संवैधानिक व्याख्या की बात है और अनुच्छेद 33 में विधि की व्याख्या की बात है। अनुच्छेद 34 में उच्च न्यायालय के पास फैसले खिलाफ, यानी कि ये क्या बात है, ये जो अनुच्छेद 133 है इसमें दरअसल सिविल मामले की बात है, ठीक है, सिविल मामले।
यानी कि अनुच्छेद 133 में कहा है कि किसी सिविल मामले में अगर कोई, देखिए अनुच्छेद 132 जो था उसमें सिविल हो दंडी तो कोई मामला हो, अगर संविधान का प्रश्न नहीं है तो वो जो है जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अनुच्छेद 133 में सिविल यानी दीवानी मामले के मामले में अगर कोई विधि के संबंध में प्रश्न निहित है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लगता है कि ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जाए, तो वो जो है जा सकता है। देखिए संविधान जब लागू हुआ था उस समय कुछ अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट होने पर सुप्रीम कोर्ट जाया जाता था, लेकिन 1972 में क्या किया गया कि इसको खत्म कर दिया गया और केवल एक चीज रख दिया गया कि विधि की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न अगर निहित है तभी जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। जो अमाउंट वाली बात है, इतना पैसे रुपए का विवाद हो, उसको हटा दिया गया। ठीक है, इसमें देखिए ये जो 134 है, इसमें क्या है, ये आपराधिक मामले यानी कि दांडिक मामले के जो है संबंध में है। इस संबंध में कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। पहली बात तो कोई व्यक्ति अगर दोष मोचन के आदेश यानी कि लोअर कोर्ट जो है किसी को क्या कर दिया हो, किसी को लोअर कोर्ट ने क्या कर दिया हो कि किसी को दोषी करार दिया गया हो, ठीक है, पलट दिया हो, और उस यानी कि उस किसी व्यक्ति को लोअर कोर्ट ने ये कहा हो कि आप दोषी नहीं हैं, और हाई कोर्ट ने क्या किया हो, उसको यानी कि आगे अपील की गई हो और उसको सजाए मौत दे दिया हो। यानी कि लोअर कोर्ट में सजाए मौत नहीं थी, दोषी नहीं पाया गया था, लेकिन हाई कोर्ट में सजाए मौत दे दी जाए। इस स्थिति में सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट कुछ कहे चाहे ना कहे। अगर मौत मोदी लिख गया है, मौत सजा मौत हो जाए, ठीक है, अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय से क्या हो कि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय से केस हाई कोर्ट क्या करे अपने पास में बुलाए और उसमें सजाए मौत दे दे, ठीक है, मौत, ठीक है, सजा मौत हो, ठीक है, मौत हो जाए, यानी कि उसके बाद यानी कि हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट सीधा ना आए, बल्कि लोअर कोर्ट से स्वयं हाई कोर्ट अपने पास मुकदमा बुलाए, जो कि उसके पास अधिकार है, और किसी दोषी को जो है सजाए मौत दे दे, ठीक है, फांसी की सजा उसको दे दे। तो ये इस स्थिति में भी व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तीसरी स्थिति क्या बनती है कि हाई कोर्ट लिख कर दे दे, लिखित रूप से दे दे कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है विचार करना जरूरी है, तो भी आपराधिक ऐसे मामले में कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी चाहे हाई कोर्ट प्रमाणित कर दे या दो और स्थिति है, किसी लोअर कोर्ट से लेकर सजाए मौत दे दे, या लोअर कोर्ट पे मुकदमा है तो उसको जो है सजा मौत दे दे, ठीक है। ये तीन स्थिति में आपराधिक मामले में भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद देखिए 136 जो है वो एकदम अलग चीज है, ये एक तरह से विशेष अनुमति अपील की है। इसमें ये एक विशेषा विवेकाधिकार है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मुकदमे को विचार करे चाहे तो ना करे, ये विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है। अनुच्छेद 136 का प्रयोग तब किया जाता है जब ऊपर के तीनों का प्रयोग न किया गया, यानी कि संविधान का मामला भी खत्म हो चुका हो, या फिर जो है आपराधिक मामले में या दंडिक मामले में नहीं हो पाया हो, तो ये विशेष अनुमति अपील है जो कि सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर है कि उस पर विचार करे या ना करे। यानी कि ये क्या है, जब किसी अन्य विधि से कोई व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता तो इस विधि यानी अनुच्छेद 136 के तहत उसे न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। और ये अनुच्छेद 136 में प्राकृतिक न्याय की बात की जाती है, ठीक है। तो ये आपवादिक शक्ति है, कोई सामान्य शक्ति नहीं है। इस पर क्या प्राकृतिक न्याय के आधार पर, प्राकृतिक न्याय का जब घोर उल्लंघन होता है तब इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तीसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास है वो है सलाहकारी शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 143 143 इसमें कहा गया है राष्ट्रपति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। दो तरह के विषय में सलाह ले सकता है, एक सार्वजनिक महत्व कोई विषय हो, सार्वजनिक महत्व का किसी मामला मसले हो, ठीक है,
पर विधिक, देखिए एक चीज ध्यान लीजिए, राजनीतिक प्रश्न नहीं, विधिक प्रश्न नहीं। तो दूसरा, किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते के संबंध में कोई विवाद हो, तो इन दो संबंध में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। इसमें पहले मामले में, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे और चाहे तो सलाह ना दे, दोनों की स्थिति उसके पास रहती है, जो चाहे वो करे। लेकिन दूसरे में, यानी कि पूर्व संवैधानिक विधीय समझौते पर संविदा के संबंध में अगर कोई विधिक सलाह ली जाती है सुप्रीम कोर्ट से, तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह देना अनिवार्य है। हालांकि दोनों ही स्थिति में क्या है, देखिए देना अनिवार्य है। हालांकि दोनों स्थिति में क्या होता है, ये सिर्फ सलाह होती है, ये बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति इसको मानना चाहे या ना मानना चाहे। इसका महत्व ये है कि इसके कारण सरकार को, अगर सरकार ने दे दिया इस पर अपना राय सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट की राय पता चल जाती है, उसी हिसाब से वो अपना कानून नियम बनाता है। अब तक देखा जाए तो लगभग 15 मामलों में जो है विशेष जो सलाह ली गई है राष्ट्रपति द्वारा। जैसे कुछ है, जैसे दिल्ली विधि अधिनियम 1951 से पहला सलाह था, और अभी लेटेस्ट में जो लिया गया है 2G स्पेक्ट्रम 2012 के बाद से अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह नहीं ली गई है। तो 15 मामले में ली गई अभी तक, जब से आजाद हुआ देश, जो संविधान लगा है। अगला है, देखिए आपके पास वो है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब होता है? ठीक है, अभिलेख न्यायालय क्या मतलब होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही अभिलेख न्यायालय है। इसका यह अर्थ है, इसका ये पहला अर्थ ये है कि सभी कार्रवाइयां, निर्णय लिखित होते हैं और साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, पहला अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, दोनों के सारे निर्णय क्या होते हैं, लिखित होते हैं और उनका साक्ष्य के रूप में, नजीर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका अर्थ है कि अधीनस्थ न्यायालयों में उच्च न्यायालय से पूर्व निर्णय में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वही चीज सामने आए। और न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार है। दो चीजें हैं। पहली बात तो, क्या तीन चीजें कह सकते हैं। पहली बात तो सारे निर्णय हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लिखित होंगे। दूसरी बात है, उसको साक्ष्य के रूप में उसके नीचे के लोअर कोर्ट में उसका उपयोग किया जाएगा, वो पूरी तरह विधि मानी जाएगी, साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा। तीसरा जो है, अगर कोई इसकी अवमानना करता है तो उसके लिए भी दंड देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये तीन चीजें इसमें निहित हैं, इसको आप याद कर लिया। अक्सर मेंस में क्वेश्चन आता है इस संबंध में, और इसको लेकर बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें सोचते हैं, लेकिन सिंपल भाषा में मैंने 2 लाइन में आपको बता दी, यही इसका अर्थ है। उच्चतम न्यायालय में देखिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का क्या मतलब होता है? न्यायिक समीक्षा शक्ति का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य, देखिए ध्यान दीजिए, केंद्र और राज्य दोनों, ठीक है, दोनों में विधायी और कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता, यानी चाहे विधायिका ने कोई कानून बनाया हो या कार्यपालिका यानी सरकार ने कोई आदेश पारित किया हो, दोनों ही स्थिति में क्या है, संवैधानिकता की जांच, यानी कि क्या संवैधानिकता की जांच का यह अर्थ है कि जो विधि बनाई गई है, जो आदेश दिया गया है, क्या वो संविधान के अनुरूप है, और यदि नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है, नल एंड वाइड कर सकती है, यानी अधिकारातीत। दूसरा ये देखती है कि क्या संघ ने जो काम किया, नहीं जिसे 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के विषय अलग अलग किए गए हैं, तो जो संघ ने कोई, संसद ने कोई कानून बनाया, क्या वो राज्य के कानूनों का उल्लंघन तो नहीं कर दिया, यानी कि जो संविधान में शक्ति विभाजन, संघवाद की व्यवस्था दी गई है, क्या उसका उल्लंघन तो नहीं किया गया है? अगर किया गया है तो वो भी उसको नल एंड वाइड कर सकता है। फिर अनुच्छेद 13 में ये भी कहा गया, अनुच्छेद 32 में तो है ही है, तो अलग बात है। 13 में कहा गया है कि कोई भी ऐसा जो है कानून नियम बनता है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ होता है, तो उसको भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड कर सकता है। तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद जो है 245, जिसके तहत 7वीं अनुसूची है, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को मिलता है
न्यायिक समीक्षा की शक्तियां, यानी कि ऐसा कोई काम संसद या राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। और दूसरा क्या नहीं कर सकता, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला मामला हो। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या फिर संघवाद का उल्लंघन करता है तो ये क्या हो गया, संवैधानिकता का उल्लंघन हो गया और इस आधार पर उसको नल एंड वाइड करार दे सकती है। जैसे कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड घोषित किया। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य भी अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के पास इन 5 के अलावा। ठीक है, 5 याद कर रहिए, उसमें कहीं कहीं 6, 7, 8 भी दिया जाता है, लेकिन 5 मुख्य हैं, 5 याद रखना। उसी में मैं कई सबको मैं उसी में शामिल कर लिया हूँ जो कि किताबों में 7 और 8, 9, 10 में दिया जाता है। देखिए, पहला क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता है, अर्थ विवेचन करता है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या है कि वो सर्वोच्च न्यायालय का जो व्याख्या करेगा, संविधान का जो व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करेगा वही अंतिम मानी जाएगी, वही सर्वोच्च मानी जाएगी। और जब व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट तो कई सिद्धांतों का ध्यान रखता है, जैसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत, जोड़ का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, सार एवं तत्व का सिद्धांत, अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत, उदार व्याख्या का सिद्धांत, इन सब भी अनेक सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही अपने आप गढ़े हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर वो संविधान की व्याख्या करता है। जब भी कभी प्रश्न निहित होता है संविधान की व्याख्या करता है, वो अंतिम व्याख्या करता है। एक अनुच्छेद अगर देखेंगे तो 71 शायद होगा, क्या 71 या 72 है अनुच्छेद। इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में किसी प्रकार का विवाद का निपटारा अगर होगा तो अंतिम व्यवस्थापक कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये ध्यान दीजिए, ये इसकी अनन्य शक्ति है, हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता, केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के व्यवहार और आचरण के संबंध में जांच की बात आती है तो इस अगर राष्ट्रपति संदर्भ में आदेश देता है तो जांच करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट की जांच जो होती है वो अंतिम होती है, उसका ही जांच को अंतिम माना जाता है, राष्ट्रपति भी उसको अंतिम ही मानता है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा की भी शक्ति उसके पास है, यानी कि अगर कोई फैसला है तो उसको पलट भी सकती है। ठीक है, तो ये फैसला, अपना ही फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है, पलट सकती है। बस इसमें शर्त ये है कि अगर 5 बेंच की जो है कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो उसको पलटने के लिए कम से कम 7 बेंच चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा बेंच चाहिए। ठीक है, एक बेंच नहीं दिया तो डबल बेंच दिया तो ट्रिपल बेंच नहीं दिया तो 5 बेंच, तो ऐसे होता है। ठीक है, अपने पूर्व फैसले को पलट सकते हैं। ठीक है, जैसे गोलकनाथ केस में जो है कह दिया था कि मौलिक अधिकार में कोई संशोधन नहीं कह सकता, लेकिन फिर क्या उस केशवराम भारती केस में कहा कि नहीं हो सकता है संशोधन, मूल संरचना में संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, फिर न्यायिक अधीक्षण की भी शक्ति, यानी कि न्यायिक अधीक्षण शक्ति प्राप्त है वो किसी भी न्यायालय, देश के किसी भी न्यायालय हो, पंचायत हो, किसी भी न्यायालय हो, पंचायत नहीं पंचायत, वो है पंचायत था, ये पंचायत लिख गया, पंचायत यानी कि अधिकार, कोई न्यायालय हो, कोई अधिकार हो, सबके क्रियाकलापों का नियंत्रण करने का काम उसके ऑब्जर्वेशन का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये सारे शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। लगभग जितना सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन बन सकता है जिस क्षेत्र से, उससे सारे को मैंने कवर कर लिया है। आप इस वीडियो को कैसा लगा जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और वीडियो कभी भी हो तो पूरा देखिए। ठीक है, और जैसा भी अगर कोई समस्या परेशानी होती है तो उसको बताइए। ठीक है।